हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। परफेक्शन आईएएस का टेस्ट चल रहा था और पहला टेस्ट था जिसमें हमने 76 प्रश्न कंप्लीट किए थे। आज हम उसके आगे देखेंगे और 150 प्रश्न ये कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो उसके आगे आज चलते हैं। और पिछली वीडियो अगर आपने देखा है तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे फैक्ट्स याद भी होंगे और ध्यान में आ गए होंगे कुल मिला के कि ऑप्शन अगर सामने आएगा तो आप उसको सही कर ले जाएंगे। उसके आगे शुरू करेंगे और 77 नंबर प्रश्न है। इस वीडियो का पहला प्रश्न होगा और पेपर टेस्ट फर्स्ट का सेकंड पार्ट होगा ये। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक ने राजनयिक मिशन भेजा था। देखिए क्या है कि मैसेडोनिया का जेरेक्सस का नाम कभी सुना नहीं है, ना तो इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बाकी सीरिया एंटियोकस द्वितीय को के बारे में पढ़ा है, टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय के बारे में पढ़ा है, मैसेडोनिया का एंटिगोनस गोनाटस भी था, ये भी पढ़ा आपने। तो जिसके पास उसमें राजनयिक मिशन नहीं भेजा था उसका नाम था मैसेडोनिया का जेरेक्सस। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का प्रारंभिकतम साहित्य है। टोलकाप्पियम, आज ही हमने इतिहास में पढ़ाया था। टोलकाप्पियम जिसके लेखक हैं टोलकाप्पियर और द्वितीय जैन संगम के दौरान जो संगम का अवशिष्ट माना जाता है इसे, और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसका सही उत्तर टोलकाप्पियम हो जाएगा। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से किसे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता था। संगम युग के दौरान, तो संगम युग के दौरान कौरवई हैं जिनको युद्ध और विजय की देवी माना जाता था भाई। अगला प्रश्न है महावंश और दीपवंश निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। तो महावंश और दीपवंश में जो अशोक से भी कुछ इसका लेना देना है ना, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गुप्तों की शाही मोहर पर प्रतीक चिन्ह क्या था। हमने पढ़ाया है जब भागवत शाक्त शैव धर्म के बारे में हम बता रहे थे तो हमने बताया था गुप्तों का जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था वो गरुड़ होता था। तो शाही मोहर पर प्रतीक चिन्ह किसका था भैया, गरुड़ का था, क्योंकि वो भागवत धर्म को मानने वाले लोग थे। ठीक है, अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा के शासनकाल में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। इसमें एक फैक्ट याद रख सकते हैं और कि 9 एकाश्म मंदिर हैं। इसमें सबसे छोटा मंदिर है द्रौपदी का और सबसे बड़ा मंदिर है धर्मराज युधिष्ठिर का। जो सबसे छोटा मंदिर है ना वो सबसे ज़्यादा अलंकृत भी है और चलायमान अवस्था में भी है। ध्यान रखना, ये एक फैक्ट है जो आपको व्याख्या में नहीं मिलेगा, ये हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है पशुपति की मोहर के संबंध में कौन सा कथन सही है। पशुपति, देखिए केंद्र में पालथी मारे एक आकृति बैठी हुई नजर आ रही, ये तो सही बात है, लेकिन जो दाहिनी ओर है ना, दाहिनी ओर गैंडा भैंसा नहीं है। दाहिनी ओर गैंडा भैंसा है क्या कि बाईं ओर है। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें अच्छा केंद्र में पालथी मारे एक आकृति बैठी हुई है, सत्य पूछा गया है ना, तो सत्य तो यही है कि आकृति एक बैठी हुई है, सही है। ठीक है, चलिए। और लेफ्ट साइड में गैंडा भैंसा है और दाहिनी तरफ हाथी और बाघ है। अच्छा हाथी और बाघ जो है ना ये थोड़ा सा भारी है और बाघ है तो भाई थोड़ा सा ताकतवर भी, तो दाहिना हाथ पे ये मान सकते हैं आप, ऐसे इस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा जो है ना, साध्वी आंडाल के बारे में हमने बताया आप लोगों को कि साध्वी आंडाल हैं जो कि अलवार संत थी। ठीक है, 12 अलवार संत थे, उनमें से एक साध्वी महिला भी थी, साध्वी आंडाल नाम था उनका, तो उनका सही उत्तर हो जाएगा साध्वी आंडाल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अनुष्ठानिक स्नान के साथ स्नान के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई है। तो ये कहाँ मिली भाई,
ये आपको मिलेगी कालीबंगा में। ठीक है, ध्यान रखना, कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग सही सुमेलित है? दधेरी है जम्मू, रंगपुर है गुजरात, राखीगढ़ी पंजाब, जनोदड़ो हरियाणा। तो देखिए इसमें क्या है ना, सही सुमेलित पूछा गया है। इसमें देखिए दधेरी जो है ना पंजाब में है, पहली चीज़। रंगपुर तो गुजरात में है, तो बात सही है, लेकिन राखीगढ़ी हरियाणा में है और चन्होदड़ो जो है वो सिंध में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रंगपुर गुजरात में है। ठीक है, दधेरी पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, चन्होदड़ो सिंध में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए पहला है इसमें कि पहला विशेष रूप से त्योहारों के दौरान पशुवध का निषेध करता, बात सही है ना, पहला तो सही है। दूसरा क्या है, चौथा में क्या कहा गया कि महंगे समारोहों की निंदा की गई है, चौथा वाला गलत है। चौथे वाले में क्या है भाई? चौथे में धम्म के सफल परिणामों और समाज में सद्भाव का निर्माण करने पर इसके प्रभाव के बारे में बताया गया है, चौथे में। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी पांचवा में धम्म महामात की नियुक्ति है, 12वां में अन्य संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात की जाती है, धर्म के सार की वृद्धि की कामना की गई है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर चौथा हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था? बिंदुसार के दरबार में राजदूत था, डायमेकस भी था, एंटियोकस था, सेल्यूकस नहीं था और रुद्रदामन तो था ही नहीं। तो डायमेकस और एंटियोकस ये दो लोग थे ना, है ना, एंटियोकस तो था ही ना, तो ठीक है, इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध के बारे में हमने पढ़ाया है कि शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ है और ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहीं से नरसंहार को देख के इसका अशोक का मन विचलित हो जाता है और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। अगला प्रश्न है, कौन जैन संप्रदाय का पहला थेर था? जैन संप्रदाय का पहला थेर कौन था? तो सुधर्मा थे क्या? जैन धर्म के का पहला थेर जो है, अब याद रखिएगा कि इनके 11 गणधर शिष्य थे। ठीक है, और सुधर्मा जो थे महावीर के बाद जीवित रहने वाले एकमात्र गणधर थे और जैन समाज के पहले थेर माने जाते हैं, मतलब मुख्य उपदेशक माने जाते हैं। उनकी मृत्यु महावीर की मृत्यु के 20 साल बाद होती है। अच्छा, नंद शासक जो थे ना, इनके समय में 2 थेर थे, एक संभूत विजय थे और एक भद्रबाहु थे। ठीक है, ध्यान रखना, संभूत विजय और भद्रबाहु ये दो लोग नंद वंश के समय पर थे। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्य सुधर्मा पहले थेर थे। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का क्या अर्थ होता था? हिरण्य का जो अर्थ था वो नकद कर के रूप में होता था, हमने पढ़ाया है। तो प्रिय के लिए भोजन, प्रिय का बलिदान, नकद में भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का कर, तो यही सही उत्तर है, नकद कर होता था हिरण्य। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कोल्हुआ में स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु बना हुआ है? कोल्हुआ में स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु भाई? देखिए कोल्हुआ में जो स्तंभ है ना, उसके शीर्ष पर एक कल सिंह बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है, इसमें बताना है। देखिए बौद्ध मुद्रा है और महत्व या प्रतिनिधि, तो वज्र कौन सा सही सुमेलित है बताना है इसमें। तो देखिए वज्र जो है ना, वो सुरक्षा या डर नहीं है, वो ज्ञान है। अभय क्या है? अभय तो निर्भयता है भाई। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, ये हमने पढ़ाया है आपको। बुद्ध के प्रबोधन का साक्षी बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान है, ये सही उत्तर है। और ये वाली मूर्ति जो बनाई गई वो गुप्त काल से संबंधित है, याद रखना। और ये सारनाथ में स्थापित है, ये भी याद रखना। तो इसका सही उत्तर भूमि स्पर्श मुद्रा हो जाएगी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और हमने आपको अभी जो क्लास चल रही 7 बजे वाली, उसमें हमने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 का समकालीन नहीं था? गौतम बुद्ध हैं, मिलिंद हैं, प्रसेनजित हैं, बिंबिसार। तो देखिए इसमें जो मिलिंद है ना, बिंबिसार क्या है? बिंबिसार हर्यक वंशी शासक है। उसने उसके अधीन मगध साम्राज्य में ने प्रमुखता प्राप्त की थी। वह बुद्ध का समकालीन था। कौन? बिंबिसार। उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी। उसकी पहली पत्नी जो थी प्रसेनजित, कौशल के राजा के पुत्र थे। उनकी बहन थी जो कि बुद्ध के समकालीन थी।
तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रसेनजित भी हैं, बिंबिसार भी हैं, गौतम बुद्ध हैं, तो इसका सही उत्तर मिलिंद हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थूलभद्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थे? हे स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये कौन थे? हीनयान और महायान की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो स्थूलभद्र जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और ऐसे देखा जाए तो हीनयान से संबंधित थे स्थूलभद्र। नहीं एक मिनट, स्थूलभद्र जो थे बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे, सही है ना। स्थूलभद्र जो थे श्वेतांबर थे, सॉरी हाँ, स्थूलभद्र भद्रबाहु, ठीक है। तो याद रखना श्वेतांबर थे, मतलब जैन धर्म से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, राजा रानी पर की परंपरा किसने शुरू की थी? राजा रानी प्रकार का सिक्का, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। कुमार देवी से विवाह करने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार का सिक्का ढाला था, ठीक है। इसने उपाधि भी धारण की, कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस का नाम सुना होगा, इसकी किताब है हिस्टोरिका, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्वेनसांग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? तो आचार्य शीलभद्र थे, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो आचार्य शीलभद्र सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछला वीडियो अगर आपने देखा ना, बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं एक बार देखने में नहीं समझ में आता, दूसरी बार भी आप देख सकते, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अघन्य प्रयोग किया जाता था शब्द, अघन्य मतलब होता है ना मारने योग्य पशु, मतलब गाय के बारे में ऐसा है, ठीक है। चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? देखिए क्या है कि राजराज प्रथम ने उत्तरी सिंघल द्वीप को जीता था, लेकिन राजेंद्र प्रथम था जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर रखा था। इसने पूरे के पूरे श्रीलंका को जीत लिया था, जबकि इसी का उत्तराधिकारी है कुलोत्तुंग प्रथम। उसी के समय में वहाँ का श्रीलंका का एक शासक है विजयबाहु नाम है, उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है मतलब, और फिर कुलोत्तुंग प्रथम अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं उसी विजयबाहु से ले जाके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। प्रथम नहीं लिखा गया इसमें, लेकिन राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। अगर नहीं राजेंद्र प्रथम आता तो राजेंद्र नाम आएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है? तो इसमें एक किताब है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त की रचना है ना। इसी में हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल और कुलहीन बताया गया है, तो ये जो है उसके सत्तारोहण से संबंधित है और संस्कृत काव्य दरबार के षड्यंत्र से संबंधित है। मुद्रा राक्षस नाम है इसका। अगला प्रश्न क्या है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो क्या हैं? उपनिषद पुस्तकें जो है ना दर्शन पर आधारित हैं, याद रखना हमने पढ़ाया है, जो अभी क्लास 7 बजे वाले चला रहे हैं उसमें भी पढ़ाए हैं, और जो हम पहले जो पेड क्लासेस जो चलाते थे उसमें भी हमने आप लोगों को बता रखा है और लिखवाया भी है अच्छे से कि उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं और ये जो हैं वेदों की पराकाष्ठा माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शेषनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शेषनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदीवर्धन। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदर्शक। नागदर्शक क्या था? हर्यक वंशी था, याद रखना। उसका अमात्य या राज्यपाल है शेषनाग। इसने 412 में शेषनाग वंश की स्थापना की और ठीक है, और अंतिम शासक हुआ शेषनाग वंश का नंदीवर्धन, उसका नाम है नंदीवर्धन। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म का परिवर्तन का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है भाई? ये मिलता है भाब्रू स्तंभ से, कि भाब्रू स्तंभ में, भाब्रू जिसको बैराट स्तंभ लेख भी कहा जाता है, इसमें अशोक ने बताया है कि खुद के बारे में कि वह मगध का सम्राट है। और भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में ही, भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख ये भी प्रमाणित करता है कि जो अशोक था ना वो बौद्ध धर्मावलंबी था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाब्रू स्तंभ लेख। अगला प्रश्न क्या है, एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और मंदिर कैसे हैं? एलोरा में देखिए बौद्ध, जैन और हिंदू से संबंधित है। बौद्ध की बात करेंगे तो 1 से 12 तक की है गुफा संख्या, हिंदू के लिए बात करेंगे 13 से 29 तक की हैं, जबकि
30 से 34 के बीच में जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। मतलब 12 बौद्ध के लिए, 17 हिंदू के लिए, 5 जैन धर्म के लिए। तो याद रखना इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहला होड़ राजा कौन था? पहला होड़ शासक कौन था भाई? मिहिरकुल था क्या? तो इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा मिहिरकुल ही था। मिहिरकुल नहीं, तोरमाड़ था। तोरमाड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में उसके नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडगोलन। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडगोलन, इन चारों स्तंभ लेखों में अशोक का नाम खुद मिलता है। ठीक है, याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की। वो भी तीनों अगर होते तो इसका ई वाला ऑप्शन सही माना जाता। फिर अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है। तो 9वां मंडल भैया समर्पित है किसको? सोम को समर्पित है ना। 114 मंत्र इसको सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द पहली बार मिलता है। तो भैया गोत्र शब्द मिलता है सबसे पहले ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का अर्थ क्या है कि गोत्र मतलब है कि एक ऐसी गौशाला है जहाँ पर उस गौशाला में जितने लोगों की गाय बंधेगी ना, वो सब उसी गोत्र से संबंधित माने जाएंगे। और जबकि ये उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, ये ऋषियों के नाम पर गोत्र बनते चले गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में ऋग्वैदिक संस्कृति की सही राजनीतिक संरचना है ऋग्वैदिक काल की? तो देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आएगा कुल। कुल मतलब परिवार, परिवार के बाद गांव, गांव के बाद आएगा विश्व, विश्व के बाद आएगा जन, और जन के बाद आएगा राष्ट्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये है क्रम, आरोही क्रम बोल रहे हैं इसमें। अगला प्रश्न है, तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? मदुरई में हुआ है तीसरा वाला। पहला मदुरई में हुआ और तीसरा मदुरई में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ कपाटपुरम या अलवाई में। पहले और दूसरे के अध्यक्ष रहे हैं अगस्त ऋषि, और तीसरे के रहे हैं नक्कीरर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नक्कीरर, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मदुरई निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये पांड्यों की राजधानी थी भाई। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल वंश द्वारा पांड्यों को मदुरई से खदेड़ दिया गया था। यह नगर 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक चोलों के नियंत्रण में रहा, और जब मदुरई में राजधानी के साथ दूसरा पांड्य साम्राज्य स्थापित किया गया तो पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। अगला प्रश्न है, पृथव्यः वह प्रथम वीर की उपाधि धारण की गई थी किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त के द्वारा। कब किया था भैया? ये समुद्रगुप्त ने अश्वमेध करने के बाद ये उपाधि धारण की थी, याद रखना। इसका मतलब है वह व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में है? प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा है भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। ठीक है, ध्यान रखना, अभिधम्म पिटक। इसकी अट्ठकथा का नाम है महापच्चरी और सिंगली भाषा में लिखी गई है। वैसे अगर त्रिपिटक की बात करेंगे वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाभाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित? महाभाष्य, महाभाष्य जो ना पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, किस पे आधारित है? ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। तो अष्टाध्यायी कौन क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। तो भैया महाभाष्य क्या होगा? व्याकरण ही तो होगा। ये इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि एक गुप्त शासक ने होड़ों को हराया था? तो भैया भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने होड़ों के पहले आक्रमण को असफल कर दिया था। इसका सही उत्तर भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका या किनका हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता है? देखिए नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका इसने लिखी है, तो जो नहीं लिखा उस लिखा है हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ये भैया कुमार संभव में मिलेगा। याद रखना, कुमार संभव में कालिदास की एक कविता है, इसमें उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है और इसी में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो कुमार संभव सही उत्तर हो गया।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष किससे संबंधित है? पतिमोक्ष, पतिमोक्ष क्या भाई? देखिए, थेरवाद बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष मठवासी अनुशासन की मूल संहिता है। ठीक है, इसमें पूर्ण रूप से विहित भिक्षुओं के लिए 227 नियम, भिक्षुणियों के लिए 311 नियम बताए गए। तो ये अनुशासन से संबंधित है पातिमोक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम इतिहास के संदर्भ में धम्मघोष शब्द द्योतक है। धम्मघोष, धम्मघोष क्या भाई? धर्म के माध्यम से विजय का द्योतक है धम्मघोष। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित हैं? तो देखिए, समुद्रगुप्त तो है, अशोक भी है ना? अशोक, ठीक है, कि समुद्रगुप्त ही है? समुद्रगुप्त ही है बस, अशोक नहीं है इसमें। ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले थे? ये मिले हैं भैया मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण युग में लघु पाषाण सबसे ज्यादा आमतौर पर पाए गए। 12,000 वर्ष पहले से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पहले तक की अवधि को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, मध्य पाषाणिक पुरातात्विक सामग्री की खोज का श्रेय दिया जाता है जॉन इवांस को। इवांस, ठीक है, तो इसका सही उत्तर मध्य पाषाण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों की जांच करनी हमें। चैत्य शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित है, चैत्य भक्षुओं के निवास स्थान से संबंधित, जबकि विहार प्रार्थना कक्ष था। ये तो बी वाला तो गलत हो गया, सही बताया गया, बताना है इसमें। एलोरा की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित, ये भी गलत है। एलिफेंटा की गुफाएं एलोरा की गुफाओं की समकालीन नहीं है, तो डी वाला भी गलत है। सही है, चैत्य शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित नहीं करता था? तो हमने पढ़ा है कि कालिदास हैं, अमर सिंह हैं, वेताल भट्ट भी हैं, लेकिन वीरसेन नाम का कोई व्यक्ति नहीं था उनके दरबार में, नवरत्नों में। अगला प्रश्न है, कौन गलत बताना है, कौन सा युग्म गलत है? महाजनपद है, राजधानी है। मगध की राजधानी गिरिव्रज है, सही है। अवंती की क्या है? महिष्मती है, सही है। वज्जी की वैशाली, सही है। कौशल की काशी, सही है क्या? कौशल की काशी राजधानी नहीं है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, कौशल की राजधानी काशी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की 2 राजधानियां थी, और गौतम बुद्ध के समय में कौशल 2 भागों में बट चुका था, उसकी 2 राजधानियां हो गई थी। ठीक है ना, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल की चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? अजंता और बाकी गुफाओं में 1वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चित्रकारी की गई थी, तो सही है क्या? अरे गलत है, क्या पूछा गया? सही नहीं है ना? हाँ सही है वो। तो यह फ्रेस्को चित्रकारी थी, सही है। जातक कथाओं के दृश्यों को चित्रित किया गया, बात सही है। दृश्य मुख्य रूप से केवल शाही दरबारों को ही दर्शाते हैं। अच्छा, जब जातक कथा से संबंधित है दृश्य से, तो शाही दरबार का क्या लेना देना होगा? या तो सी गलत होगा या फिर डी गलत होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पाई मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता के अधिकांश कस्बों और शहरों में एक सिंगी मोहरें मिली हैं, तो पहले क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा है, मोहरों पर न केवल वृषभ बल्कि हाथी, गैंडा, कुबड़ रहित सांड और बाघ के चित्र भी उत्कीर्णित, बात सही है। अधिकांश हड़प्पाई मोहरों पर कोई अभिलेख नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन नहीं, ये वाला गलत है। अधिकांश हड़प्पाई मोहरों पर कोई अभिलेख नहीं, ये वाला गलत है। मोहरों का व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था, ये भी बात सही है। तो सी वाला गलत है, बाकी सभी सही है और सही पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ई वाला हो जाएगा। ई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से राजतांत्रिक राज्य थे? 128 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए क्या है, इसमें मल्ल है, अंग है, अवंती, चेदी, काशी, कौशल, गांधार, मगध, मत्स्य, सुरसेन और वत्स के साथ महाजनपदों में जो मगध था वो राजतांत्रिक राज्य था, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गुप्त साम्राज्य मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में स्थित था, सही है क्या? सही नहीं है, ये गलत है। गुप्त साम्राज्य की संस्कृति ब्राह्मण धर्म के चारों ओर घूमती थी, ये वाला सही है। अगला क्या है
कि हरिशरण चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था, ये गलत है। हरिशरण चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं था, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति लेख से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य में धार्मिक असहिष्णुता प्रचलित थी, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या, क्यों, ये लोग भाई भागवत धर्म को मानते थे ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म के चारों ओर गुप्त साम्राज्य की संस्कृति घूमती थी, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता कौन था? सर्वोच्च जो देवता, देखिए इंद्र और विष्णु, इंद्र और अग्नि, इनकी वैल्यू खत्म हो चुकी थी, इनकी जगह ले लिए थे प्रजापति, विष्णु, शिव, रुद्र, ये लोग उत्तर वैदिक काल में इनकी जगह ले चुके थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रजापति जो थे सबसे उच्च थे। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास क्या था? श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था ना, वो था अर्धचंद्राकार, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सिकंदर के आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए तक्षशिला के राजा आम्भी ने बहुत अधिक प्रतिरोध किया था, तो सही बात पूछा गया ना, तो गलत है वो, तो बी वाला है कि पोरस ने आक्रमण के प्रयास का प्रतिरोध किया, ये बात सही है। तो सी वाला क्या है, सी वाले में है भारतीयों ने महान संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमता दिखाई, ये गलत है, अगर दिखाए होते तो सिकंदर आता ही नहीं, है ना। और अगला है सिकंदर गंगा नदी तक आगे बढ़ चुका था, तो ये गलत है ना, कहाँ यहाँ आया हो, गंगा तक पहुंचा ही नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोरस ने आक्रमण के प्रयास का प्रतिरोध किया था। अगला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी राजधानी को कहाँ से कन्नौज ले गया था? तो हर्ष जो है ना अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो अपने बहनोई मतलब अपने जीजा जी की मदद करना चाह रहा था, इसीलिए इसने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज ले गया। थानेश्वर कहाँ, इसमें थानेश्वर है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें नास्तिक माना जाता था? तो नास्तिक कौन था भाई? लेकिन नास्तिकता की जब बात करेंगे ना, पुराणों के अनुसार महापद्म नंद जो था शिशुनाग वंश के राजा की शूद्र पत्नी का पुत्र था, इसलिए नंदों को अधार्मिक माना गया, और नंद को अधार्मिक माना गया मतलब नास्तिक थे लोग। वो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए महापद्मनंद इसमें भी है आगे, ठीक है। कहा जाता है महापद्मनंद के बारे में कि इसने कलिंग देश में नहरों का निर्माण करवाया था, सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करवाई थी, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है कि पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है? ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का है, किसका नाम मिल रहा भाई, थोड़ा ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कालिदास का नाम मिलता है, भास, हरिशेन, राजशेखर। हरिशेन तो लेखक है ना, उसका क्या है, हरिशेन का कहाँ मिलेगा, हरिशेन तो उसका लेखक है ही नहीं फिलहाल, तो ऐहोल में कालिदास का नाम मिलता है भाई। अगला प्रश्न है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ठीक है, रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख की रचना की थी, याद रखना। हर्ष ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था भाई? तो हर्ष ने बौद्ध सभा का आयोजन किया था कन्नौज में, ठीक है। अगला है, इसमें ह्वेनसांग भी आया हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मंत्री परिषद अन्य पदों का उल्लेख मिलता है? तो पहला है, छठा है, चौथा है, तीसरा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि छठा लघु शिलालेख जो है मंत्री परिषद और पुलिसानी प्रतिवेदक जो पत्रकार होते थे, इन अधिकारियों का उल्लेख करता है। कौन सा? छठा लघु शिलालेख। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संबंध में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही अवलोकन नहीं है? भारत में बोला गया इसने कि भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा, लोहा मिलता था, तो सही था क्या? तो पहला तो सही है ना भाई। दूसरा, भारत में अक्सर अकाल पड़ते थे, ये वाला गलत है, ये इसने कभी बोला ही नहीं, तो इसमें पूछा गया है जो गलत है वही बताना हमको, तो बी वाला गलत हो गया। अच्छा, जाति व्यवस्था प्रचलित थी, बात सही है ना, क्योंकि इसने ही बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर ना तो शादी कर सकता था और ना ही अपनी जाति मतलब से अलग हटके व्यवसाय चुन सकता था, तो ये वाली व्यवस्था भी थी। डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी बात सही है, लेकिन भारत में अकाल पड़ते थे, ये वाला गलत है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला शैली की विशेषता नहीं है या विशेषताएं नहीं है?
तो इसमें बुद्ध की मूर्ति की हेलेनिस्टिक विशेषता है, तो ये गलत है, ये क्योंकि मथुरा की नहीं गांधार की है। ठीक है, पहला तो गलत हो गया। अगला क्या है, बुद्ध की मूर्तियों में लंबी कर्ण, पाली मोटे होठ, चौड़ी आंखें, बाहर निकली हुई नाक, ऐसा भी था क्या? ये तो सही है मथुरा वाले में। इस शैली में मूर्तियां बनाने के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया जाता था, बात सही है, क्योंकि हमने बताया है कि गांधार शैली में किसका प्रयोग होता था? शिष्ट चट्टान, हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया जाता था गांधार में। तो मथुरा में तो लाल बलुआ पत्थर रहा। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के भरहुत सांची की प्रारंभिक भारतीय बौद्ध कलाओं से प्रेरित था, बात सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। इसमें जो है हेलेनिस्टिक विशेषता यहाँ की नहीं, वो थी गांधार की। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद संहिता का मौजूद शक है? मौजूद शक कौन सा है भाई? शक देखिए दो हैं, साकल, बालखिल्य, तो साकल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस समझे। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में, अच्छा साकल में 1017 सूक्त दिए गए और बालखिल्य में 11 सूक्त दिए गए, याद रखना। महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन माने गए? तो ये माने गए थे मैत्रेय, है ना, मैत्रेय को माना गया था। मैत्रेय है भावी बुद्ध। धर्मशास्त्र के अनुसार मैत्रेय ऐतिहासिक शाक्य मुनि बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे, जो बुद्ध परंपरा में पृथ्वी पर प्रकट होंगे और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। तो इसका सही उत्तर मैत्रेय नाथ भी लिखा जा सकता है या फिर मैत्रेय दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन का। गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे भाई? वो लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है? तमिल काव्य का ओडिसियस किसको माना जाता है भाई? तो इसका नाम है मणिमेखलाई। तिरुकुरल जो है ना वो लेखक हैं, है ना? नहीं, शिलाप्पादिकारम, तोलकाप्यम तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो मणिमेखलाई क्यों है ऐसा भाई? मणिमेखलाई जो है सीतलई सतनार द्वारा लिखित है, शिलाप्पादिकारम की अगली कड़ी है और तमिल कविता का ओडिसियस माना जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंजीरा, तोगो, निंदोवारी क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल है, तो ये कहाँ पे हैं? तो ये भैया बलूचिस्तान में स्थित हैं। अंजीरा नाम है, तोगो नाम है, निंदोवारी नाम है। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वारियर शब्द का प्रयोग, है ना, प्रश्न थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ये आ गया। अगला प्रश्न है कि वारियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए वारियर शब्द जो है ना, ये कर संग्रह के लिए होता था। वारियर, कोई उद्यान प्रशासन देखता है, कोई वार्षिक देखता है, कोई तालाब का काम देख रहा है, कोई स्वर्ण का काम देखता है, कोई व्यापार का काम देखता है। ठीक है, तो वारियर, अच्छा ये वारियर है, वारियम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो देखिए यह प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पाया गया, तो क्या सही है ये? सही पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए क्या है इसमें कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पाया गया, नहीं, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान पाया गया, बात सही है। चित्रित धूसर मृदभांड एक प्रकार की मोती कला चित्रकारी थी, ये भैया नहीं, मिट्टी का बर्तन था ये। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पीजीडब्ल्यू उत्तर वैदिक सभ्यता के स्थल में से पाया गया है, तो बी और डी इसका सही हो जाएगा और इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि एक से अधिक उत्तर सही है इसके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्यों से छीन लिया था? चालुक्यों से छीना था किसी ने बादामी को, तो किसने छीना था, ये इसका प्रश्न है। तो इसमें देखिए क्या है, वातापी के युद्ध में, वातापी का युद्ध हुआ था। पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया, पराजित कर दिया और मार डाला। 642 ईस्वी में चालुक्य राजधानी बादामी पर इसने अधिकार भी कर लिया। उसने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी, किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में किस वंश ने शासन किया था? तो देखिए इसमें क्या है कि सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में कदम्ब शासकों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण राज्यों में उल्कू राजस्व का एक स्रोत था, इसका क्या तात्पर्य था? उल्कू क्या था भाई?
उल्कू जो था ना वो पथकर हुआ करता था। ठीक है, तो ये भैया 150 प्रश्न इसके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, पशुओं से, अच्छा ये देख लेते हैं उल्कू है क्या। पशुओं और गाड़ियों पर माल ले जाने पर पथकर एकत्र किया जाता था। इस पथकर को उल्कू के नाम से जाना जाता था, जो संस्कृत शब्द शुल्क का व्युत्पन्न रूप है। इसका अर्थ होता था पथकर। ऐसा लगता है कि पथकर का विचार उत्तर से उधार लिया गया था। हालांकि कहा जाता है कि दक्षिण के सभी मुकुटधारी राजा और कनिष्ठ राजा व्यापार में, विशेषकर यवनों के साथ स्पष्ट रूप से वाणिज्य से होने वाली आय के चलते रुचि भी रखते थे। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा पथकर। उल्कू क्या था, पथकर था। तो इसके साथ ही आज ये टेस्ट फर्स्ट ख़त्म हो गया। अब दूसरा टेस्ट देखेंगे जिसमें हो सकता है कि हम पूरा वीडियो एक साथ, पूरा टेस्ट पेपर ही बनाएंगे एक साथ। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।